बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और मैं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये गाना भी है, मुहावरा भी है और इस पे बात करेंगे कि ये कौन अनोखा लाडला है और उसने खेलने को कौन सा चांद मांग लिया है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और शेयर कीजिए अगर आप मेरी तज्ज़िये से, मेरी राय से मुत्तफिक होते हैं, इससे हौसला अफजाई होती है। आते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो ये क्या माजरा है, ये मुहावरा, ये गाना मुझे क्यों याद आया? याद मुझे इसलिए आया जनाब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया है। वो फरमाते हैं कि उन्हें सादा अक्सरियत चाहिए, उन्हें सादा अक्सरियत दी जाए ताकि वो किसी के मरहून मिन्नत ना रहें और वो अपनी मर्जी से कानून साजी कर सकें और पाकिस्तान को एक बेहतर ट्रैक पर डाल सकें। ये अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद इसलिए है कि अभी तक इलेक्शन से पहले प्री पोल इलेक्शन जो होते हैं, प्री इलेक्शन जो पोल्स होते हैं, यानी कि जो सर्वेस किए जाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, बाज़ यूट्यूबर्स भी करते हैं और बाज़ चैनल्स भी, न्यूज़ चैनल्स भी अपने ट्विटर पे करते हैं। मैंने ये सारे देखे हैं और इस वक्त जो पोजीशन है, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इस वक्त जितने भी काबिल एतबार, काबिल एतमाद सर्वेज मैंने देखे हैं, उसमें नवाज शरीफ और उनकी पार्टी की मकबूलियत कहीं पे 7% है, कहीं पे 9, 11, एक जगह पर 14% है, जो शायद मुझे सबसे ज्यादा दिखी है। एक चैनल का सर्वे मैं देख रहा था, उसमें क्वेश्चन ये किया गया था कि अगर किसी हलके में नवाज शरीफ और इमरान खान का आमने सामने मुकाबला हो इलेक्शंस में, तो आप किसे वोट देंगे? 2,500-3,000 वोट पोल हुए थे जब मैंने देखा था। वुड यू बिलीव कि 1% लोगों ने कहा कि हम नवाज शरीफ को वोट देंगे, 99% लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को वोट देंगे उस हल्के में जीतने के लिए। तो आप तसव्वुर कर लें कि जो पार्टी और उसका कायद पोल्स में 7 से लेके 9, 12, 14% तक हैं और उनकी जाती हैसियत का ये हाल है कि उन्हें 1, 1.5, 5, 7% से ज्यादा लोग वोट नहीं दे रहे इमरान खान के मुकाबले में। वो ये मुतालबा कर रहे हैं, मुतालबा ही कहूंगा मैं उन्हें, मासूमाना ख्वाहिश का इजहार तो उन्होंने किया है, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी पूरी कौन करेगा? अवाम पे अगर छोड़ दिया गया तो अवाम तो ये ख्वाहिश पूरी करने वाली नहीं है उनकी। कौन पूरी करेगा उनकी ये ख्वाहिश? जाहिर है कि मुक्तदरा हल्के, जाहिर है कि वो लोग जो ताकतवर हैं, बाअसर हैं, जाहिर है वो लोग के जो हर इलेक्शन के रिजल्ट्स पर किसी ना किसी तरह से नजरअंदाज होते हैं। ये मिन्नत तरले उन्हीं के किए जा रहे हैं, ये उन्हीं को सुनाया जा रहा है। ये बिल्कुल 2013 वाले इलेक्शन का मुझे वो सीन याद आ गया जब पोल हो चुके थे, रात के 11:18 हुए थे और नवाज शरीफ की तकरीर, विनिंग विक्ट्री स्पीच भी नशर कर दी गई थी, जब टोटल मेरा ख्याल है उस वक्त शायद 3 या 4% रिजल्ट आया था, अंडर 5 रिजल्ट था, मुझे अच्छी तरह याद है। और अभी किसी भी हल्के का हतमी गैर सरकारी नतीजा भी अनाउंस नहीं हुआ था। डिफरेंट हल्कों में किसी में 11% काउंटिंग आई थी, किसी में 5-7%, इस तरह से काउंटिंग थी। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी बालकनी में खड़े होकर ये फरमाया था कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हम पे एतमाद किया, हमें वोट दिया, हमें जिताया, लेकिन ये काफी नहीं है। अभी आप हमें और अक्सरियत दें, अभी आप हमें और जिताएं, हमें और सीटें दें। यही 11:15 जबकि पोलिंग खत्म हुए 5 घंटे से ऊपर गुजर चुके थे, ये वो किसे सुना रहे थे? वो जिसे सुना रहे थे उसका रिजल्ट फिर हमने देख लिया कि ख्वाजा आसिफ कैसे अपनी हारी हुई सीट जीत गया जब आरटीएस दोबारा बहाल हुआ 3-3.5 घंटे के बाद। सारा इलेक्शन मैंने रात को पूरी जाग कर देखा था। जो लोग ये कहते हैं कि आरटीएस बिठाकर इमरान खान को जिताया गया था, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं या उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। मेरी नजरों के सामने जब आरटीएस वापस आया है, आरटीएस बैठने से पहले लोग जंग जियो ग्रुप, जो बहुत नवाज शरीफ का सपोर्टर है और इमरान खान के खिलाफ है, वो इमरान खान की पार्टी पीटीआई को 145 से 148 सीटें प्रिडिक्ट कर रहा था कि अब तक के रिजल्ट्स के मुताबिक उन्हें इतनी मिलेंगी। लेकिन जब आरटीएस वापस आया तो जीती हुई सीटें हार गए और पीटीआई को उस वक्त मेरा ख्याल है 124 के करीब सीटें मिली थी। तो ये जो 25-30 सीटों के दरमियान फर्क डला था, ये आरटीएस बिठाने के बाद ही डला था। तो यही जिन लोगों ने ये आरटीएस बिठाया और जिन लोगों ने फिर नतायज में रद्दोबदल किया, अपनी मनमानी की, मियां नवाज शरीफ उन्हीं को सुना रहे हैं कि जी हमें सादा अक्सरियत दी जाए ताकि हम छोटी पार्टियों की ब्लैक मेलिंग में ना आए।
अब ये ख्वाहिश किस हद तक पूरी हो सकती है? मेरे ख्याल में तो ये पूरी नहीं हो सकती। तमाम इंतजामिया, मशीनरी, इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी होकर जोर भी लगा ले तो 5 से 10% से ज्यादा वो लोग रिगिंग नहीं कर सकते, ना प्री पोल, ना ड्यूरिंग पोल, ना आफ्टर पोल। ये अगर वोट ही इतना ज्यादा पड़ता है एक पार्टी के हक में तो फिर उसकी अददी अक्सरियत कम तो आप कर सकेंगे 5 से 10%, लेकिन आप उस पार्टी को मेजोरिटी, स्वीपिंग मेजोरिटी लेने से रोक नहीं सकेंगे। जो अभी तक पोल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। ये मुतालबा मुतालबा कह लें, दरख्वास्त कह लें, इल्तिजा कह लें, तमन्ना कह लें, ख्वाहिश कह लें, जो भी है मुझे तो पूरी होती नजर नहीं आ रही। क्योंकि मियाँ साहब और ये असदुल्ला खान जो एक यूट्यूबर हैं और वो एंकर भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत इसमें तजिया दिया है। मैं दाद देता हूं उनके अल्फाज को। उन्होंने कहा है कि वो शख्स मांग रहा है सादा अक्सरियत जो सादा अकलियत भी नहीं ले सकता, यानी सादा अकलियत लेके अपोजिशन में भी जिसके बैठने के इम्कान कम है, जिसकी पार्टी को ये मशवरा दिया जा रहा है उनके लीडर्स को कि आपके लाहौर तख्त लाहौर हार चुके हैं, यहां से इलेक्शन लड़ने की हमाकत मत कीजिएगा, दूर जरा जाके थोड़ा किसी गांव देहात में बिरयानी कौरमे वगैरह खिला के अगर आप वोट लेके अपनी सीटें, आबाई सीटें बचा लें अगर अपने खानदान की, तो बहुत बड़ी बात है। ये वो शख्स सादा अक्सरियत यानी 50% सीटें कौमी असेंबली की मांग रहा है। कैसे होगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी हो सकता है। और अगर हो गया खुदा ना खास्ता तो फिर मैं आपको बताता हूँ, माजी में लेके चलता हूँ कि ये शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ है, ये कौम के साथ करेगा क्या, क्या हाल करेगा। 1997 2 फरवरी या शायद 3 फरवरी को इलेक्शन हुए थे। मैं उस दिन पाकिस्तान में लैंड किया था, इंग्लैंड से मैं वापस आया था। कुछ एक दोस्त की शादी थी, कुछ एक दो और चीजें घर वालों से मिलने के लिए, जो मेरे रिश्तेदार वहां पर रह गए। तो मैं उस दिन लैंड किया था जिस दिन इलेक्शन था। एयरपोर्ट पुराना जो लाहौर का है, वहां से लेके मेरे घर तक तमाम सड़कों पर हु हक का आलम था। मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, मैं घर वालों को हमेशा सरप्राइज देता था जब मैं जाता था, बताकर कभी नहीं जाता था। तो मैंने टैक्सी ली, टैक्सी वाले से मैंने पूछा, भाई ये आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या यहाँ तो हु हक का समा? उसने कहा जी बस यही इलेक्शन है, ये ऐसे ही हो रहे हैं, बंदा कोई निकला नहीं है वोट डालने के लिए। और जब अगले दिन की सुबह चढ़ी तो नवाज शरीफ साहब तकरीबन 77% कौमी असेंबली की सीटें जीत चुके थे। ये उस इलेक्शन का हाल है। उसके बाद ना सिर्फ ये कि इन्होंने कौमी असेंबली में ओवरऑल मेजोरिटी हासिल की, उसके बाद पंजाब असेंबली में तो इन्होंने स्वीप ही कर दिया, मुकम्मल असेंबली स्वीप कर दी। उसके बाद सरहद में, उस वक्त सरहद होता था, अब केपी है, सिंध में बहुत अक्सरियत, बलोचिस्तान में इनकी गवर्नमेंट। अब सूरत हाल ये हुई थी इनके हल्फ उठाने के बाद कि वजीर आजम नून लीग का, वजीर आला पंजाब का नून लीग का, सुबह सरहद केपी का वजीर आला नून लीग का, बलोचिस्तान का नून लीग का अलायंस, सिंध में मुझे शायद याद नहीं है, मेरा ख्याल है वहां पर शायद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। लेकिन वहां पर भी इनकी सीटें, कौमी असेंबली की सीटें इन्होंने कराची से निकाली 8 या 9। और नवाज शरीफ ने कहा था कि उस वक्त 13 सीटें होती थी कराची की, कि ये सीटें जीतना मेरे लिए ख्वाब की हैसियत रखता है, मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ है। ये नवाज शरीफ के अल्फाज थे। क्योंकि मुझे याद पड़ता है एमक्यूएम ने उस इलेक्शन का बायकॉट किया था, शायद इसलिए ये सीटें जीत गए थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि 4 में से 3 सूबों में वज़राए आला अपने, वजीर आजम अपना, सेनेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन अपना, सेनेट में अक्सरियत, कौमी असेंबली में अक्सरियत, चारों गवर्नर आपके, और हर चीज की अक्सरियत मिलने के बाद नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के साथ किया वो आप सबके सामने है। इन्होंने उसी जोम में कि मैं तो कायदे आजम से भी बड़ा लीडर बन गया हूं, और ये बात मुझे नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी शख्स, उसके दोस्त ने मुझे ये कही कि जी नवाज शरीफ तो कायदे आजम से भी ज्यादा वोट लेके आया, तो कायदे आजम से भी बड़ा लीडर बन गया। ये उसके अल्फाज हैं, मैंने उसके दफ्तर में बैठ के ये अल्फाज सुने थे अपने कानों से, मुझे आज तक उस पर यकीन नहीं आता। तो उन्होंने उसके बाद जो सूरत हाल की, पाकिस्तान को जिस तरह से बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये तमाम जो आपकी लोड शेडिंग वगैरह के मसले मसाइल हैं, ये उसी वक्त शुरू हुए। एटमी धमाकों के ऊपर जिस तरह से उसने ड्रामेबाजी की, आज क्रेडिट लेता है कि मैंने बटन दबाया और मैंने ये किया वो किया। ये कोई हमने तारीख की किताबों में ये बातें नहीं पढ़ी, हमारी आंखों के सामने रोजाना मीडिया पर, रोजाना अखबारों में चल रहा था कि नवाज शरीफ किस तरह से रेजिस्ट कर रहा था फौज का प्रेशर कि मैंने एटमी धमाके नहीं करने। वो तो उस वक्त की फौज ने उसके बाजू मरोड़ के उससे एटमी धमाका करवाया, नहीं तो वो तो बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं था। ये कोई तारीखी किताबें नहीं, हमारे आंखों के सामने की बातें हैं। उसके बाद जिस तरह से जो एक बहरिया का एक प्लेन क्रैश किया जिसपे इंडिया ने, जिसपे गलबन मिसाइल फायर किया था, जो जवान शहीद है, उसके बारे में जिस तरह से इन्होंने बुजदिली का रवैया दिखाया।
फिर उसके बाद जिस तरह से इन्होंने बाकी कामों में, मतलब इतनी बड़ी अक्सरियत लेने के बाद जिस तरह से इन्होंने आइन और कानून को बुलडोज किया, 15-15 मिनट में आईनी तरमीमें मंजूर करवा लेना, जिन पर बहस हुई ना कोई बात हुई, वोटिंग करवाई और आईनी तरमीमें इन्होंने मंजूर करवाई। वो अगर चाहते उस वक्त तो पाकिस्तान बहुत सारे मसाइल हल कर सकता था, इंक्लूडिंग कश्मीर का मसला। कहा यह जाता है कि फौज ने नवाज शरीफ को अक्सरियत ही उस वक्त इसीलिए दी थी कि ये पूरी ताकत के साथ वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी से बात करे और ये कश्मीर के मामले को हल करे। और वाजपेयी आया भी था पाकिस्तान, उनके उस दौरे हुकूमत में मीनार पाकिस्तान भी गया था और वो एल.के. अडवाणी के साथ आया था। मुझे इस बात का इतराफ है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उस वक्त एक काम के सिलसिले में न्यू दिल्ली में था और वहां पर जो मैंने अखबार पढ़ा अपने होटल में पहला, उसकी जो हेडलाइन थी वो ये थी कि अ न्यू डॉन क्रैक्स ओवर लाहौर, क्योंकि वाजपेयी लाहौर गया था उस वक्त, उसने वहां से स्टार्ट किया था अपना विजिट। तो वाकई वो न्यू डॉन क्रैक हो सकता था, लेकिन नवाज शरीफ ने जिस तरह से अपनी इस ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए बेड़ा गर्क किया मुल्क की मईशत का, जिस तरह से उसने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के एटमी धमाकों के सारे उस काम का, और फिर जिस तरह से अपना खानदान लेके वाशिंगटन चला गया, और कारगिल को हम क्यों भूलते हैं, कारगिल के मामले में जिस तरह से इसने फौज की पीठ में छुरा घोंपा, मैं हैरान हूं कि फौज इन बातों को कैसे भूल सकती है। पहले ये ना करता रहा और जब फौज ने भारतीय फौज को कारगिल में गर्दन से पकड़ लिया, शिकंजे से पकड़ लिया, हमारी आंखों के सामने इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तानी मीडिया की बात नहीं मैं करता, वो तो कभी क्या कहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ यूके में बैठे हुए हम देख रहे थे उस वक्त, वो किस तरह से रिपोर्ट कर रहा था कि भारत को गर्दन से, नरखरे से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने। लेकिन ये पीछे पीछे गया, खामोशी से गया। अब मैं आपको दोनों वज़ीर आज़म का कंपैरिजन देता हूं। उसने, बिल क्लिंटन ने दोनों को बुलाया था, वाजपेयी को भी और नवाज शरीफ को भी, कि यहाँ आओ वाशिंगटन और मेरे साथ आके टेबल पर बात करो और इस स्ट्रेस को खत्म करो, क्योंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है ये कारगिल, एटमी जंग छिड़ सकती है दोनों मुल्कों में। वाजपेयी का जवाब क्लिंटन को यह था कि मैं ये तजवीज अपनी कैबिनेट के सामने रखूंगा, अपनी लोकसभा यानी कौमी असेंबली में बात करूंगा, और अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। नवाज शरीफ का हाल ये था कि इतनी बड़ी अददी अक्सरियत रखते हुए, इतनी ज्यादा ओवरऑल मेजोरिटी रखते हुए, पूरे मुल्क में हुक्मरान था धड़ल्ले के साथ, लेकिन ये रातों रात इसकी कैबिनेट को भी नहीं पता था। सिर्फ इसके जो 5 प्यारे थे, जो इसके 5 करीबी वजीर थे, सिर्फ उनको पता था कि नवाज शरीफ रात को तैयारा लेके वॉशिंगटन चला गया है। और ये बात जब हम अगले दिन सुबह जब न्यूज में ये लगी तो पता चला जी कि नवाज शरीफ तो रातों रात वॉशिंगटन चला गया है, और ये जाके 4 जुलाई को मिला है। 4 जुलाई को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन को मिला है, और ये 4 जुलाई अमेरिका में तातील का दिन होता है, ये उनका यौम आजादी है, उनका इंडिपेंडेंस डे है, 4th ऑफ जुलाई। उस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, लोग छुट्टियां मनाते हैं, सदर कौम से ड्रेस करता है। लेकिन ये 4 जुलाई को छुट्टी वाले दिन जाकर इसने पांव पकड़े क्लिंटन के कि मुझे बचा लो ये कारगिल से, ये फौज मेरी नहीं मान रही और मैं इसमें बेगुनाह हूं, और अगर तुमने मुझे रिलीफ ना दिया, किताबों में ये बात लिखी हुई है, अगर तुमने मुझे ये रिलीफ ना दिया तो मैं अपनी फैमिली साथ लाया हूं, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। ये शख्स चौथी मरतबा हुकूमत मांग रहा है, चौथी मरतबा वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है, चौथी मरतबा, और अपने मुंह से मांग के कह रहा है कि मुझे सादा अक्सरियत दो, यानी कम से कम 172 सीटें मुझे मेरी अपनी पार्टी की दे दो, ताकि मैं किसी की ब्लैकमेलिंग में ना हूं। जिसके बारे में पोल्स ये बता रहे हैं कि ये कुल 7 से लेके 11-14% तक इसकी पॉपुलैरिटी है। वो शख्स अगर ये मुतालबा करे तो फिर मैं कहने में, मैं हक बजाने भूना कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। अब आपको पता लग गया होगा कि लाडला कौन है, और सुपर लाडला, ये इमरान खान को लाडला कहते थे ना, ये तो सुप्रीम किस्म का लाडला है, जो इस किस्म की माँ की गोद में बैठ के चांद के लिए हुमक रहा है कि मुझे चांद चाहिए। भाई तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम तो अगर सादा अकलियत में भी आ जाओ, अक्सरियत में क्या है ना, सादा अकलियत में भी आ जाओ तो बहुत बड़ी बात है। मियाँ साहब होश के नाखुन लो, मुझे मालूम है कि आपको के दिमाग को खून पहुंचाने वाली 80% शरियानें बंद है, लेकिन 20% जो काम कर रही है तो दिमाग को कुछ तो तरावट मिलती होगी ना। उसी तरावट वाले दिमाग से जरा थोड़ा सा सोचें कि आप किस किस्म के मुतालबे कर रहे हैं। अगर ये आपके मुतालबे पूरे किए जाने की कोशिश भी की गई
तो फिर इस मुल्क की आवाम जो हाल करेगी ना आपका, आपको दोबारा लंदन का टिकट भी नहीं कटवाने देगी। ये बात याद रखिएगा। ये वो लोग हैं जो अपना पाव गोश्त लेने के लिए पूरी गाय ज़िबा करवा देते हैं। ये पाकिस्तान को उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहे हैं इस वक़्त कि इनको पाव गोश्त मिल जाए, इनके टुकड़े इनको मिल जाएँ और ये फिर वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ जहाँ हराम की कमाई रखी हुई है और ये उसे एन्जॉय करते रहें। वीलॉग लंबा हो जाएगा। मैं दोबारा फिर इंशाल्लाह किसी और वीलॉग में इस पर भी बात करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। एक मरतबा फिर गुज़ारिश करूँगा कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझसे मुत्तफ़िक हैं, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाया कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अपने कमेंट्स जरूर दिया कीजिए नाज़रीन। मुझे आपके कमेंट्स का बड़ा इंतजार रहता है। उससे मुझे इस परफॉर्मेंस को, इस वीलॉग को, इसमें मौजूद जो इसका कंटेंट होता है उसे इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।